वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। आई केम टू नो कि कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि एनटीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ कंसेप्ट +2 के यूज हुए हैं जिनकी वजह से वो उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। तो एक हमारा जो टॉपिक है सेल, वो इस प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप उसको देख सकते हैं। और उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल का ईएमएफ, उस चीज को अच्छे से समझाया गया है। एक क्वेश्चन ये देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये चीज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में आप सेल वाले वीडियो में देख सकते हैं, वो इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन है मैं इस पे क्यों जा रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज है जो आपने पहले नहीं पढ़ी। आपके 10th के सिलेबस में ये चीजें नहीं होती, कंपटीशन के लेवल पे इस तरह की क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इस सर्किट को ध्यान से देखिए, ये आपका सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ए और बी के बीच में एक वायर डाला गया है। देखिए इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब होगा क्या, करंट यहां से चला, अब यहां इस पॉइंट पे करंट के पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, एक ये और एक ये। अगर तो यहां कोई रेजिस्टेंस होता तो क्या होता, कुछ करंट इधर से चला जाता, कुछ इधर से, क्योंकि दोनों पाथ में रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर ये वायर इस तरह से है तो इसका मतलब ये पाथ है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है और ये पाथ है जिसमें रेजिस्टेंस है। अब एक बात ध्यान रखिए, करंट ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस। अगर इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट ऊपर जाएगा ही नहीं, सारा करंट इधर से आ जाएगा। यानी कि ये वाला आप रेजिस्टेंस लगाएं ना लगाएं, इसको ओपन छोड़ दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आपके सर्किट के अंदर जो नेट रेजिस्टेंस रहा वो केवल कितना रहा, स्मॉलर। तो इसका मतलब आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज आर, इट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सारा का सारा जो सेल का ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और वो इसी के अक्रॉस है। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई। और क्लैरिटी के लिए हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस तरह के कि अगर ऐसे शॉर्ट कर दिया जाए तो हम कंसीडर क्या करेंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास सर्किट डायग्राम है और कहा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगेन, अब देखिए यहां से करंट चला, यहां दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गए पैरेलल में। उसके बाद यहां पे करंट के पास दो रास्ते हैं, एक इधर से जाने का और एक इधर से। आपको अभी बताया गया है कि ये रास्ता शॉर्ट किया गया है। जब शॉर्ट किया जाएगा तो करंट इधर से नहीं जाएगा, यानी कि आपके सर्किट के अंदर ये हो ना हो उसका कोई वजूद नहीं है। तो उसके बाद करंट कहाँ जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस से, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 और 2 पैरेलल में है तो इनका आ जाएगा R इज इक्वल टू 1 ओम। ये एक तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। इंटरनल भी कितना हो गया, वो भी 1 ओम हो गया। अब करंट निकालते हैं, I इज इक्वल टू कितना होता है, वोल्टेज, यानी कि यहां पे वोल्टेज होगा ईएमएफ के बराबर, E बाय R प्लस R। इस फॉर्मूले को भी आप नोट करें, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 4/1 + 1 यानी कि 4/2, तो 2 एम्पियर तो टोटल करंट है। ठीक है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। ये फॉर्मूला भी उस वीडियो में हमने कवर किया है। 4 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2 वोल्ट। जब भी सेल से करंट लेते हैं तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से कम आता है। देखिए ईएमएफ 4 है
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2 है, सेल से करंट ले लें तो ये कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 12 वोल्ट कार बैटरी हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम। कार की बैटरी है, उसकी ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाई across its terminal by a battery that has in order that charging current be 5 ampere। सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शंस हैं 13, 12, 11.4 और 10.6 वोल्ट। आपकी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, इसको चार्ज करना है। तो सबसे पहली बात दिमाग में ये आनी चाहिए कि जो बैटरी इसको चार्ज दिया, जो सोर्स इसको चार्ज करेगा, उसकी वोल्टेज 12 से तो ज्यादा होनी चाहिए ना, तभी वो इसको चार्ज कर पाएगा। तो आपके इन ऑप्शंस में 12 से ज्यादा केवल ये 13 वोल्ट है। इसका मतलब कम से कम इन ऑप्शंस में से 13 वोल्ट तो होना ही चाहिए उस सोर्स का वोल्टेज जो बैटरी को चार्ज कर सके। क्योंकि देखो, बैटरी को 12 वोल्ट चाहिए, 12 से ही 12 को चार्ज नहीं किया जा सकता। ये 12 से भी कम है, ये भी 12 से कम है, तो 12 से ज्यादा केवल क्या है 13 वोल्ट। तो इसका मतलब कम से कम जो आपको वोल्टेज चाहिए होगी जो बैटरी को चार्ज करेगी वो 13 वोल्ट होगी इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। इस तरह के क्वेश्चंस में लैंग्वेज ज्यादा होने की वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, हमने यहाँ 5 एम्पियर का कोई यूज नहीं किया, 0.2 ओम का कोई यूज नहीं किया, सिर्फ हमने क्या देखा 12 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ए लेटर ए इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर उस वायर की लेंथ है तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, उसके हिसाब से लेंथ बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। द साइड्स of the letter are 20 centimeter and the cross piece in the middle is 10 centimeter long. The resistance between the end of the legs will be, objective type question है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा 32.4, 28.7, 26.7 और 24.7। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, ये आपका लेटर ए बन जाता है, इसके सेंटर से यहां लाइन जाती है। उसने कहा है कि ये पूरी लेग जो है यहां से यहां तक की वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम। तो ये वाला भी हो गया 20 ओम, ठीक है, और बीच वाला हो गया 10 ओम। ये 20 इतना 10 है, इसके ऊपर का भी 10 है। तो अगर मैं ये कहूं कि इसको लेग को ऐसे कर लेते हैं, ये फिर ऐसे, देखिए मैंने क्या किया है, जो ए लेटर की लेग्स थी उनको ऐसे खींच दिया, इधर से भी और इधर से भी। तो ये हमारे पास क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम। इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आपका एक एंड पॉइंट, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, दूसरा एंड पॉइंट वाई मान लेता हूं। अब हमें करना क्या है, एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 20 सेंटीमीटर इस लेग की लेंथ है, 10 + 10, हर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो ये भी 10 ओम हो गया, ये भी 10 ओम हो गया, इसको मैंने इधर कर दिया, तो ये 10 ओम और ये 10 ओम, ऐसे ये वाले 10 ओम, इसको इधर कर दिया, ये वाला भी 10 ओम, बीच में ये 10 ओम। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब आगे कुछ है ही नहीं, यहां से करंट चलेगा तो कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा, यहां जो चला वो सीधा आगे, तो ये 10 और 10 हो गए सीरीज में, इसका आ गया 20, ये 20 और ये 10 पैरेलल में, तो 20 × 10/20 + 10 दैट इज 200/30, 20/3। अब ये पूरा हो गया 20/3, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये आपस में सीरीज में होंगे, तो नेट रेजिस्टेंस R = 10 + 20/3 + 10। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, दिस इज 30 + 20 + 30 दैट इज 80/3। ये सॉल्व करके आता है 26.66।
इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 26.7 ओम। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 रजिस्टर इन पैरेलल हैव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। पैरेलल में तो उनका रेजिस्टेंस कितना आ जाता है? 1 ओम। और जब उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इन सीरीज द रेजिस्टेंस इज 9 ओम। तो जो रजिस्टर हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? 4 4 1, 6 2 1, 3 3 3 और 2 3 4। देखिए सीरीज में क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, तो ऐड होके 9 आ रहा है। देखिए इन चारों ऑप्शंस में आपका ऐड होके 9 ही आ रहा है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, हमें हर ऑप्शन चेक करना पड़ता है, लेकिन अगर सारे ऑप्शन चेक करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होती हैं। तो यहां जो शॉर्ट ट्रिक मैं यूज करने वाला हूं उसका कंसेप्ट समझिए। जब हम किन्हीं भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम आ जाता है। इसका मतलब जैसे अगर 4 4 और 1 को मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो इनका रेजिस्टेंस जो होगा R वो लेस देन 1 आएगा, लेकिन हमारा पैरेलल में तो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही इसमें भी क्या है, सबसे छोटा रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम, जबकि हमारा रेजिस्टेंस अगर इसके हिसाब से भी देखें तो क्या होना चाहिए? R लेस देन 1, हमारा क्या है? 1, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर अब इसको ट्राई करते हैं। जब 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 3/3 यानी कि 1, तो ये आ गया R इक्वल टू 1 ओम। बस आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम, जैसे हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाई तो हमें इसको इस तरह से कैलकुलेट करके नहीं देखना पड़ा। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, इसको चेक करना पड़ता इस वाले फॉर्मूले से, उसमें टाइम लगता। यहां पे हमारा टाइम बहुत कीमती है, इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा तरीका लगाएं जिसमें टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द रीडिंग ऑफ एमीटर एज पर फिगर इज। अब फिगर में क्या है, ये 2 वोल्ट का एक सेल है, यहां 2 ओम रेजिस्टेंस, यहां 30 ओम, यहां 2 ओम, यहां 2 ओम, ये एमीटर। यहां पे जो करंट आएगा वो हमें मेजर करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि सेल से करंट चलता है, यहां से चला, अब यहां जाने के बाद करंट की कितनी ब्रांचेस बनी? यहां भी गया, इधर भी गया और इधर भी गया, यानी कि इस पॉइंट पे जाने के बाद करंट 3 जगह डिवाइड हुआ। इसको मैं मॉडिफाई करता हूं सर्किट को। अगर मैं ये कहूं कि ये आपका सेल है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट, ये एम्पियर, और यहां पे 3 ब्रांचेस बन गई। और फिर होके करंट जो है वो वापिस वहीं आ जाता है। देखिए यहां से करंट आता है 30 ब्रांच, इसके बाद फिर इधर आ जाएगा, ये वाला भी इधर आ जाएगा, ये वाला भी इधर आ जाएगा। तो यानी कि यहां से जो करंट चले वो 3 पार्ट में बटे और फिर इकट्ठा होके वापिस आ जाए। तो ये सर्किट इस सर्किट का इक्विवेलेंट है। अब मेरे ख्याल से आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। उसके साथ ये किस में हुआ? सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस निकाले पहले। ये 30 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो इनका जो आ जाएगा, मान लिया 1/R डैश, वो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/30। एलसीएम 30 आ जाएगा, 15 प्लस 15 प्लस 1 दैट इज 31/30। ये 1/R डैश है, तो R डैश कितना हो गया? 30/31। उसके बाद 2 इसके साथ सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस R हो गया 2 प्लस 30/31। एलसीएम लेंगे 31 आ जाएगा, ये हो जाएगा 62 प्लस 30 इज इक्वल टू 92/31। अब करंट, क्योंकि नेट करंट आएगा ये, और नेट करंट कितना होता है? नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज है 2, नेट रेजिस्टेंस आ गया 92/31, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2 इंटू 31/92 दैट इज 62/92, या फिर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 31/46। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.63 एम्पियर।
तो हमारे पास ऑप्शन ये इनमें से कौन सा सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों को कई बार ये नहीं पता चलता कि किसको सीरीज में लेना है, किसको पैरेलल में लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल से करंट चलेगा, उसके बाद डिवाइड हो रहा है, जहां डिवाइड हुआ तो ये और ये, क्योंकि इनमें इसका करंट का पार्ट गया है, तो ये और ये किस में होंगे? पैरेलल में। उसके साथ ये 2 ओम का सीरीज में, जैसा कि मैंने आपको इस सर्किट में दिखाया है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ इज ड्रॉन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। ये देखिए, ये T1 का है, ये T2 का है, इधर करंट इधर वोल्टेज। आपको इस ग्राफ से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, T1 T2 के बराबर है या बड़ा है या छोटा है या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज अपॉन करंट होता है। इस ग्राफ के अंदर वोल्टेज अपॉन करंट जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप मतलब, अब देखिए, जैसे मैं इस पॉइंट पे आता हूं, इस वोल्टेज पे अगर मैं करंट को सेम रख रहा हूं तो क्या है, या वोल्टेज को सेम रखते हैं, चलिए ये वाला वोल्टेज हम इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं यहां से वोल्टेज लेता हूं, इसके लिए करंट कम है, इसके लिए करंट ज्यादा है। उसी वोल्टेज पे इस वाले ग्राफ के लिए करंट जो है वो कम है, इस वाले ग्राफ के लिए करंट ज्यादा है। करंट कम वहां होगा जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर ये टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और करंट कम आएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बात ध्यान रखिए, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने क्या किया, वोल्टेज की एक फिक्स वैल्यू ले ली और दोनों टेम्परेचर के लिए जो करंट है उसको देखा। यहां करंट कम है, यहां करंट ज्यादा है। तो जब करंट कम है इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर T1 जो है वो ज्यादा है, इसकी वजह से यहां रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसी वोल्टेज पे जो करंट है वो कम है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन पे बेस्ड है। पहले आप क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x ओम है, सच दैट नो डिफ्लेक्शन इज नोटेड इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने मेरा, जिसमें मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस किया था, वो वीडियो देखा है तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने शेयर किया हुआ है, आप उसको देखेंगे और आपको फिर ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि यहां से करंट चला, कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा, फिर यहां से करंट आएगा, कुछ यहां, बचा हुआ करंट इधर। अब यहां जो करंट आ रहा है और जो यहां आ रहा है वो इकट्ठा होके इस ब्रांच में से जाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता तो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का जो रेशो है वही रेशो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का होगा। इसका मतलब अब देखिए, इसका रेशियो क्या है, 4/8 इज इक्वल टू 3 इनका नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों तो पैरेलल में है, कितना हो जाएगा 12x/12 प्लस x। इससे आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाते हैं, 3 इंटू 12 प्लस एक्स बाय 12x, 4 2, या फिर 2x इज इक्वल टू 12 प्लस x, या फिर 2x माइनस x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 ओम। तो ये वाला x भी कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा नोट करें क्योंकि ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, ये भी NTSC के कंपटीशन लेवल का ही क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर होता है जहां पे 4 रेजिस्टेंस हमें
अरेंज किए और इस तरह से अरेंज किए हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना आए, तो इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इसके और इसके रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी हो सकता था, यहाँ इस टाइम 2 दिए गए हैं और एक्स निकालना था, तो इसलिए हमने मेथड वही यूज किया है और वैल्यू निकाल ली है। एक और छोटा सा टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं जो आपके कंपटीशन लेवल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी के हिसाब से। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल करंट को तो मेजर करता है, ठीक है, और डिटेक्ट भी करता है। मेजर भी करता है और डिटेक्ट भी करता है। अब क्योंकि ये स्मॉल करंट के लिए बनाया जाता है, तो जब हम सर्किट में इसको यूज करते हैं तो इसके साथ कई बार रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस, ताकि इसमें से जो करंट जाए वो ज्यादा ना जाए। अगर इसमें से ज्यादा करंट पास हो जाएगा तो हो सकता है कि आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाए। अब गैल्वेनोमीटर बड़ी कमाल की चीज है। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जा सकता है एमीटर में और वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज बताता है, एमीटर जो करंट बताता है। ध्यान दीजिए, अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम शंट बोलते हैं वो कनेक्ट कर दूं, तो ये पूरा अरेंजमेंट कहलाता है एमीटर। स्मॉल रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करने से गैल्वेनोमीटर क्या बन जाता है? एमीटर। और अगर एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें तो यह बन जाता है वोल्ट मीटर। तो इसका मतलब अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक हाई रेजिस्टेंस, ध्यान रखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सेम नहीं है, यहां लो रेजिस्टेंस है, यहां हाई है। हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा वोल्ट मीटर, और लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ देंगे तो वो पूरा अरेंजमेंट बन जाएगा एमीटर। लेकिन सर्किट के अंदर एमीटर सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर तो वोल्ट मीटर बनाना है तो सीरीज रेजिस्टेंस लगाया जाता है, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, ये बन गया वोल्ट मीटर। लेकिन वोल्ट मीटर पूरा का पूरा सर्किट के साथ पैरेलल में लगाया जाएगा। ऐसे ही जब आपने एमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लो रेजिस्टेंस वायर लगाया जाता है, इसको शंट बोलते हैं। ये बन गया आपका एमीटर। अब जब एमीटर बन जाएगा तो उसको सर्किट के साथ सीरीज में लगाया जाता है। दैट्स अप। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।